हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, जिसमें ब्रह्मांड चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाविस्फोटीय सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। आपको बताना है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो हमारा आंसर होगा ब्रह्मांड के उत्पत्ति से। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लमेतियर ने वर्ष 1927 में किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लमेतियर ने वर्ष 1927 में किया था, जिसे 1949 में फ्रेड होयसल ने बिग बैंग नाम दिया था। बिग बैंग नाम दिया था किसने? तो फ्रेड होयसल ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है। आपको बताना है कि तारे का रंग किस पे निर्भर करता है? सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति तीव्रता का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। तो तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग उनके ताप पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। आपको बताना है कि आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। हमारा ऑप्शन है 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, 50 करोड़ वर्ष। तो बताना है कि आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 25,896,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा 828,000 किलोमीटर पर घंटा की गति के कारण सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहलाती है। तो कितना समय लगता है? 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष। तो हमारा ऑप्शन 22.5 नहीं है, 25 करोड़ वर्ष है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 25 करोड़ वर्ष। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आपको बताना है कि आकाशगंगा कैसे वर्गीकृत की गई है। हमारा ऑप्शन है सर्पिलाकार ग्लेशियर के रूप में, विद्युत ग्लेशियर के रूप में, अनियमित ग्लेशियर के रूप में, गोलाकार ग्लेशियर के रूप में। तो हमारा आंसर होगा सर्पिलाकार ग्लेशियर के रूप में या अंडाकार ग्लेशियर के रूप में आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। सर्पिलाकार या अंडाकार के रूप में वर्गीकृत की गई है। हमारा राइट आंसर सर्पिलाकार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। आपको बताना है कि वह सीमा कौन सी है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। हमारा ऑप्शन है चंद्रशेखर सीमा, एंटीगटन सीमा, हायल सीमा, फाउलर सीमा। तो भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी, जिसके अंदर तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर या श्याम विवर या इसे ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण संपूर्ण अवशोषण को ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे का संपूर्ण अवशेष को
अपने अंदर समा लेता है। यह यहाँ तक कि इसके पास से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता, प्रकाश को भी अपने अंदर आकर्षित कर लेता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो चंद्रशेखर सीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है श्याम बीवर होता है। आपको बताना है कि ब्लैक होल क्या है। हमारा ऑप्शन है हवाई जहाज़ की उड़ान का अभिलेखक, सूर्य पर एक धब्बा, आर्कटिका की एक जगह, सिमट गया तारा। तो श्याम बीवर क्या है? तो सिमट गया तारा है, जो मृत प्राय तारा भी कहा जाता है। जिस तारे का अंतिम समय आता है, जो वो ख़त्म होने वाला होता है, तो ब्लैक होल का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है। आपको बताना है कि तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है। हमारा ऑप्शन है ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष, धूमकेतु। तो हमारा आंसर होगा तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कृष्ण विवर, यानी कि ब्लैक होल या श्याम बीवर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। इस गुण का कारण क्या है? आपको बताना है कि यह किस लिए होता है। हमारा ऑप्शन है बहुत छोटे आकार के कारण, बहुत बड़ा आकार के कारण, बहुत उच्च घनत्व के कारण, बहुत अल्प घनत्व के कारण। तो कृष्ण छिद्र को दूरबीन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसकी प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण को, यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी निकलने नहीं देता है। उच्च घनत्व के कारण यहाँ से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता, ना ही इससे दूरबीन से देखा जा सकता है। दूरबीन से देखने के लिए प्रकाश का परिवर्तन होना जरूरी है, और प्रकाश यहाँ पर परिवर्तित नहीं होता है, इसमें अवशोषण हो जाता है, यानी कि ब्लैक होल अपनी ओर खींच लेता है। इसका इतना गुरुत्वाकर्षण होता है, इसीलिए हम इसे दूरबीन से भी नहीं देख सकते। इसका कारण क्या है? तो उच्च घनत्व, यानी कि बहुत उच्च घनत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कथन है कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता, और कारण दिया है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यहाँ से प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। हमारा पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, और दूसरा ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय पिंड अस्तित्व है जिससे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका इतना गुरुत्वाकर्षण है कि यह प्रकाश को भी बच नहीं निकलने देता। तो जब प्रकाश वहाँ से परिवर्तित नहीं होगा तब हम उसे दूरबीन से नहीं देख सकते। और दूसरा कारण है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, यानी कि दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। यहाँ पर कह रहा है प्रकाश को बचने नहीं निकलने देता है, तो प्रकाश जब से बच कर निकलेगा नहीं तब हम दूरबीन से देख नहीं सकते, यानी कि सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। आपको बताना है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। हमारा ऑप्शन है हरमान बॉन्डी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने, जेवी नालिंकर ने। आपको बताना है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है
हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? आपको बताना है कि अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं। हमारा ऑप्शन है 87, 88, 89, 90। तो आकाशगंगा में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश तारामंडल दक्षिणी ध्रुव से ही दिखाई देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हमारा क्वेश्चन है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, तो 88 यानी कि 88। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन खगोलीय वस्तु नहीं है। पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर, क्वासर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड यानी खगोलीय वस्तु नहीं है। तो पल्सर खगोलीय वस्तु है, भंगुर तारा ये भी खगोलीय है, क्वासर ये भी खगोलीय है, कृष्ण मास्टर ये खगोलीय नहीं है। और यहाँ पर कृष्ण बीवर होता या ब्लैक होल होता या कृष्ण छिद्र होता तो भी हमारा सही होता कि यानी कि कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। हमसे पूछा गया है कि खगोलीय वस्तु क्यों नहीं है, कौन सा नहीं है। क्वासर एक तारावत स्रोत है जो लगभग 2.5 से 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इनसे निकलने वाले रेडियो तरंग से हमें पता लगाया जा सकता है। यानी कि क्वासर को ये इतनी दूरी है कि इसे हम दूरबीन से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसलिए इसका पता लगाया जाता है क्योंकि इससे रेडियो तरंगे प्रकाश निकलती है, इसीलिए इससे पता चल जाता है कि क्वासर कितनी दूरी पर है। और पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में भी नियमित अंतराल पर रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। यानी कि पल्सर को भी रेडियो तरंग उत्सर्जित करने के कारण ही पता लगाया जा सकता है। और भंगुर तारा भी खगोलीय वस्तु है, कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। आपको बताना है इनमें से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। हमारा ऑप्शन है पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। पल्सर पाया जाता है, ब्लैक होल भी पाया जाता है, ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है, क्वासर पाया जाता है। अभी हम तीनों ने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चन पर। और ब्रिटल स्टार ये एक समुद्री जीव है। ब्रिटल स्टार का संबंध एनिमेलिया जगत यानी कि इकाइनोडर्मेटा संघ के तथा ओफियोराइडियो वर्ग से हैं, जो कि एक समुद्री जीव है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, यानी कि हमारा राइट आंसर ब्रिटल स्टार होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। आपको बताना है कि तारों की जो मध्य दूरी ज्ञात की जाती है वो किस यंत्र से की जाती है। हमारा ऑप्शन है स्टीलर मिल, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। तो तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी, तारे का नाम क्या है। आपको बताना है कि हबल अंतरिक्ष से जो पहली बार तस्वीर ली गई थी उस तारे का नाम क्या है। हमारा ऑप्शन है विर्गो, 70 वर्जिनस, बीटलग्यूसिस, बिग डिपर। तो हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप से पहली बार दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी गई थी, उस तारे का नाम है बीटलग्यूस। बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 में जॉन हर्सेल ने देखा था। किसने देखा था 1836 में? जॉन हर्सेल। बीटलग्यूस को जॉन हर्सेल ने पहली बार देखा था, परंतु 1995 में हबल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा था। सूर्य के अलावा किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था।
सूर्य के बाद किसी तारे का चित्र खींचा गया था तो वो था बीटलगेउसिस। कब? 1995 में। यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह क्या कहलाता है? आपको बताना है कि जो एक व्यवस्थित आकार में तारों का समूह है वह क्या कहलाता है। हमारा ऑप्शन है आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा, सौरमंडल। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह को तारामंडल कहते हैं, तारामंडल या नक्षत्र। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, नक्षत्र। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो अवस्थित होता है। आपको बताना है जब एक प्रेक्षक से तारे को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहाँ पे? आपको बताना है विषुवत रेखा पे, कर्क रेखा पे, दक्षिणी ध्रुव पे या उत्तरी ध्रुव पे। यदि एक प्रेक्षक तारा को क्षैतिज से लंबवत उठते देखा जा सकता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसने अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? और हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव तारे की दिशा में चले, ध्रुव तारे के विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, और चौथा ऑप्शन है ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रखकर चले। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ध्रुव तारे किस तरफ दिखाई देता है, तभी तो आप रास्ता क्लियर कर पाएंगे। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर चमकता है, तो आपको पूर्व दिशा की ओर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? तो पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना होगा। जैसे कि आप जा रहे हैं तो आपकी बाईं ओर ध्रुव तारा होना चाहिए, तभी आप पूर्व दिशा की ओर जाएंगे, वरना रास्ता भटक जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो सूरज के ध्रुव तारे के अपनी बाईं ओर रखकर चले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वो कौन सा है? यानी कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वो तारा कौन सा है, आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक, वृष। तो आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो हमारा आंसर होगा ध्रुव तारे की संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारे से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन अंतरिक्ष शब्द में अंतरिक्ष के लिए कौन सा शब्द उपयोग नहीं होता है। हमारा ऑप्शन है टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिसलुनर बाइट। तो आपको बताना है अंतरिक्ष शब्दावली में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा बाइट, क्योंकि बाइट कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। बाइट स्टोरेज का इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जो अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। बाइट कंप्यूटर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में इवेंट हेराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? आपको बताना है कि इवेंट हेराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। और हमारा ऑप्शन है ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध में, सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन में,
पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। तो हमको बताना है इन सब शब्दों का प्रयोग किस लिए होता है। तो यह ब्रह्मांड में प्रेक्षण और बोध के लिए ये सब शब्द संदर्भ में आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।